चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। दो राज्यों के नतीजे अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको शिवपाल यादव के पास, अखिलेश के वो चाचा जिनको अखिलेश ने तमाम स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर कर दिया था। बड़ी जीत कराया है, इसके लिए हम सभी जनता को बधाई दे रहे हैं और अब जनता ने जो जनाधार दिया है उसे हम सब लोग स्वीकार करना चाहिए। सर ये बताइए, सर पार्टी हार गई है, इसके लिए आप इसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? सर पार्टी हार चुकी है, अब इसकी समीक्षा करेंगे। सर अभी आप समीक्षा करेंगे। अच्छा सर आपने कहा था सर ठीक है। तो गजब बात है, शिवपाल कह रहे हैं समीक्षा करेंगे, लेकिन चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं और जनता को धन्यवाद भी किया कि थैंक यू वेरी मच हमको हराया। आप बताइए इनके सिंह जी, आप क्या रीड करते हैं? ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई अखिलेश यादव के लिए, और नहीं, ये पुलायम फेनोमेनन के लिए ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अब देखना है कि ये जो वॉइड क्रिएट होगा समाजवादी पार्टी में, क्योंकि टूट फूट काफी होगी और फिर से कोई नई लीडरशिप डेवलप करेगी। अखिलेश वाला फॉर्मेट जो था या जो प्रयोग था ये फेल हो गया है। तो अब जो शून्यता क्रिएट होगी, और मायावती में भी होगी, ये ठीक है कि उन्होंने अभी क्या कहा है, ये एक अलग बात है, वो क्या डिमांड कर रही है, लेकिन जो शून्यता क्रिएट होगी, दलित में जो वाइड क्रिएट होगा दलित लीडरशिप को लेके, वो बीजेपी काफी तेजी से भरने की तैयारी कर रही है। कितना भर पाएगी आगे देखना होगा। और यहां पे अखिलेश वाला जो बैकवर्ड कंसोलिडेशन था वो भी कहीं झटके में आए, धक्का लगा है। मुलायम सिंह क्या फिर खड़े होंगे? शिवपाल से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि शिवपाल में वो एक्यूमेन है मास लीडर होने का, लेकिन ये है कि मुलायम सिंह ये कर सकते हैं एक बार अगर फिर से खड़े हो, हालांकि उम्र उनकी नहीं गवारा करती है। मैं वैभव को रिक्वेस्ट करूंगा, क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनको भी विंडो में ले आए, लेकिन उससे पहले मीनाक्षी जी के पास चलूंगा। मीनाक्षी जी, आपको इस चुनाव में 2 बड़े राज्यों में सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तीसरा कारण ये कि आम आदमी पार्टी पंजाब नहीं जीत पाई है। एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि आम आदमी पार्टी क्लीन और स्वीपिंग मेजोरिटी के साथ पंजाब जीत रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो क्या जो आम आदमी पार्टी के रिजल्ट्स आए हैं उसका असर एमसीडी इलेक्शन में पड़ेगा? क्योंकि वो भी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी और आप सांसद हैं यहां से। देखिए, वो अग्नि परीक्षा नहीं, कोई भी चुनाव जो है उसे मन लगाकर काम करके जीतना होता है। और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के काम को देख लिया है पिछले 2.5-3 साल के अंदर। अगर इससे पूर्व का भी आप 1 साल निकाल लें तो देखें कि उन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया। मीडिया का इस्तेमाल हवा बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जनता के दिल जीतने होते हैं और जनता के काम करना होता है। अगर मीडिया के कहने पर और एग्जिट पोल्स या बाकी पोल्स के आधार पर ही चुनाव जीता जाता तो नरेंद्र मोदी भारत के कभी प्रधानमंत्री नहीं होते, ट्रंप कभी प्रेसिडेंट नहीं होते यूएसए के, और इस चुनाव का जो हशर हुआ है इन लोगों का वो कभी नहीं होता। मीनाक्षी जी, अगर हम बात करें इन तीनों राज्यों के रिजल्ट की, तो आप सबसे बड़ा नेशनल मैसेज इन चुनाव के अंदर क्या देखते हैं? क्या ये स्थापित करता है कि मोदी इस देश के अल्टीमेट पॉपुलर इलेक्टेड लीडर हैं और उनका सानी फिलहाल ना कोई बनने की स्थिति में है, ना आगे 2019 तक और उससे आगे बन पाएगा? आगे 2019 तक और उससे आगे बन पाएगा? आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। और जो मुझे एक मैसेज दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि अब तक गरीबों का नाम केवल इस्तेमाल किया गया एक स्लोगन के तहत, लेकिन किसी के लिए कोई काम नहीं किया गया। अभी गवर्नेंस को डिलीवरेबल से जोड़कर मोदी जी ने सरकार को लोगों के घर पर पहुंचा दिया है और वो मैसेज है इस चुनाव का। ठीक है मीनाक्षी जी, हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जुड़ गए हैं, जो कि
कांग्रेस के मीडिया के प्रभारी हैं, वो पूरे मीडिया के इंचार्ज हैं। रणदीप जी, पहले तो आपको पंजाब जीतने की बहुत बधाई। आप पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं। मैं गोवा और मणिपुर की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर मामला अभी नेक टू नेक चल रहा है, कोई भी आगे निकल सकता है, क्योंकि अभी वहां पर पूरे रुझान सामने नहीं आए। हालांकि छोटे राज्य है, लेकिन उत्तराखंड और खासतौर से उत्तर प्रदेश, जिसको गढ़ माना जाता था एक जमाने में कांग्रेस का, अमेठी और रायबरेली तक की सीटें कांग्रेस हार गई हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? दीपक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में कांग्रेस की जीत पंजाब के लोगों और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व की जीत है। गोवा और मणिपुर में भी हमें आशा है, जिस प्रकार से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कि हम वहां सरकार बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी, मीनाक्षी जी को ढेरों शुभकामनाएं, मोदी जी और भाजपा को ढेरों शुभकामनाएं और मुबारक। हम दोनों प्रदेशों की जनता का फैसला सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। कांग्रेस सपा गठबंधन ने एक तरक्की और विकास का ऑल्टरनेटिव पेश करने का प्रयास किया, लोगों ने उसे नहीं स्वीकारा। मोदी जी की बात को स्वीकारा, ये सच है, और इसको स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं। हमें उम्मीद है कि अब शमशान और कब्रिस्तान से आगे बढ़कर विकास और भाईचारे की राजनीति का एक नया पदार्पण होगा। हम एक जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर चौकीदार की और प्रहरी की भूमिका निभाएंगे। अब उम्मीद है कि किसान का कर्जा भी माफ होगा, किसान को लागत पर मुनाफा भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, नया उद्योग धंधा भी यूपी में जुटेगा। ये हमारा मानना भी है, ये भारतीय जनता पार्टी का वायदा भी है। हम उनका सहयोग करेंगे खुले मन से, क्योंकि जनमत उनके हक में है, हम इसे स्वीकारते हैं। और लोगों के प्रहरी के तौर पर नए सिरे से अपने आप को ताकतवर बनाने, लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ने और कहीं हमारी जो कमी है उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मीनाक्षी जी और रणदीप जी से दोनों से मेरा सवाल है कि आपने, रणदीप जी, बड़े ग्रेसफुली जहां पर डिफीट है उस डिफीट को एक्सेप्ट किया, जहां पर आपने जीते हैं लोगों का धन्यवाद किया। लेकिन मायावती जी का ये कहना है, जिनको 15 सीटें मिली हैं 403 में से, उनका ये कहना है कि ये चुनाव में कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, ईवीएम का कोई स्कैंडल हुआ है, ईवीएम में किसी भी और पार्टी का वोट एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ बीजेपी का वोट एक्सेप्ट किया। इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इन चुनाव को रद्द किया जाए। क्या कांग्रेस भी ऐसी कोई मांग करती है? क्योंकि उनको लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस मांग को करेंगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। देखिए, मैंने सुश्री मायावती जी का बयान अभी तक नहीं देख पाया, क्योंकि भिन्न भिन्न टेलीविजन चैनल्स पर हम व्यस्त थे। हम जरूर अपनी पार्टी में बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जीती है, उनको शुभकामनाएं और मुबारक। हाँ, एक बात जरूर है, चाहे वो हमसे राजनीतिक तौर से अलग हैं, सुश्री मायावती जी एक जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हैं, और अगर उन्होंने कहीं कोई संदेह पैदा किया है तो ये प्रजातंत्र की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो उस मामले का संज्ञान जरूर लिया जाना चाहिए। मैं कम से कम इस प्रकार की बात इस स्थिति में और आज के दिन इस समय पर कहने में असक्षम हूं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि संज्ञान अवश्य लिया जाना चाहिए। वो तो कह रही है रद्द कर दिया जाए और इसकी जांच हो, तो आप कम से कम ये तो कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, भले से चुनाव न रद्द हो। आज आप बधाई दे रहे हैं, कल आप पलट के ये तो नहीं कह देंगे कि मायावती ने जो कहा वो सही है। देखिए, जैसा मैंने कहा, मैंने सुश्री मायावती जी का बयान नहीं देखा, और पूरा बयान देखे बगैर व्यापक टिप्पणी करना किसी दूसरी पार्टी के प्रमुख पर अनुचित होगा। मैंने बड़े खुले दिल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सहयोगी आदरणीय सांसद महोदया यहाँ हैं, मीनाक्षी जी, उनको मुबारकबाद दी है। आप 2 प्रांतों में जीते हैं और अप्रत्याशित तौर से आप जीते हैं, ये रुझान और नतीजे दिखा रहे हैं, आपको मुबारक। हमें उम्मीद है कि विकास और तरक्की का एक नया एजेंडा उत्तर प्रदेश में बनेगा और हम सकारात्मक सहयोग देंगे। जहां तक किसी दूसरे पार्टी के नेता का संदेह पैदा करना है या उनका बयान है, मेरा केवल ये कहना है, प्रजातंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए, और अगर उन्होंने पूरी प्रणाली यानी पूरी वोटिंग प्रोसेस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है, तो उसके क्या कारण है, क्या सबूत मायावती जी के पास है, इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेकर कम से कम उनकी तसल्ली करवाना
प्रजातंत्र को सशक्त करने में मदद करेगा। ठीक है, रणदीप सुरजेवाला जी, अभी अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि अब राहुल गांधी संज्ञान ले, राहुल गांधी जो हैं वो पार्टी में ऑपरेशन करें और राहुल गांधी पार्टी को नई दिशा दें। वो ये काम तो 2004 से लगातार कर रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर पार्टी को वाकई ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है क्या, और राहुल गांधी ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में हर आदमी ये कहता है कि वो एक बड़े रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, जिम्मेदारी या पद लेने से भागते हैं। मैं दो पक्ष आपके सामने रखना चाहूंगा। राहुल जी के नेतृत्व में जब हमारा गठबंधन बिहार में जीता, आदरणीय नीतीश जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, लालू जी का योगदान था। उसके बाद हम 3 प्रांतों में जीत की और अग्रसर हैं। राहुल गांधी जी फ्रंट फुट पर खेलने वाले बैट्समैन हैं। वो हमेशा ये कहते हैं जहां जीते वो कार्यकर्ताओं को बधाई और उनकी जीत, जहां हम नहीं जीत पाए वहां मेरी जिम्मेवारी और पार्टी को सशक्त करने और अंतर्मंथन करने का नया प्रयास। और इसीलिए मेरा केवल ये कहना है, ना वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनमें अथाह विश्वास और ऊर्जा और भविष्य देखते हैं। हमें विश्वास है कि जैसे हम 3 प्रांतों में जीते, 2 में हारे, नए सिरे से हम प्रयास करेंगे। कहीं हमारी कमी रही होगी। उत्तराखंड की आपने चर्चा की, बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर डिफेक्ट करके बीजेपी में गए, वहां जीत गए। हमें देखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस परिवार से लोग छोड़कर गए, क्या ये कारण था कि कांग्रेस हार गई, या ये कारण था कि हम रावत साहब के नेतृत्व में अच्छा काम करके भी अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और इसको हम खुले मन से देंगे। ना राहुल गांधी जी को इससे गुरेज, ना कांग्रेस पार्टी को गुरेज। ठीक है, आप एक मिनट के लिए मैं इसी पर प्रियंका मीनाक्षी जी से कमेंट ले लूं, फिर मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करूंगा। मुझे ये बताइए मीनाक्षी जी कि जो बातें मायावती ने रखी हैं, क्या वो हंसने लायक हैं, या बीजेपी भी कहती है कि ठीक है, अगर जांच होना है तो हो जाए, इलेक्शन कमीशन जो चाहे जो कर ले, और चुनाव रद्द करने का मुझे नहीं लगता कि ऐसे जंक्शन पे कोई सवाल उठता भी है, पैदा भी होता है, हालांकि ये मायावती की मांग है। देखिए, 2-3 बातें मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहती हूँ। पहला तो ये कि सांप्रदायिक और जातिवाद की जो राजनीति मायावती जी की प्रकाष्ठा पे पहुंची हुई है और जिसके कारण इस तरीके के बयान वो दे रही हैं, वो भूल रही है कि देश बदल रहा है, और अगर यही बात उनको समझ आ गई होती तो शायद जो इनकी बिगड़ी हुई हालत है वो नहीं होती। पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन देश का एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसको जो चाहे करना है वो कर सकता है, उसके पक्ष में या उसके खिलाफ मेरा बोलने का अधिकार भी नहीं है। तीसरी चीज, वोटिंग मशीन्स को देखने का जो अधिकार है हर कैंडिडेट के पास होता है। चुनाव से पहले, चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो हम लोग खुद जाकर हर वोटिंग मशीन को चेक करते हैं और उसके बाद ही चुनाव शुरू होता है। और जब चुनाव हो जाता है उसके बाद भी मशीनों को सील बंद कवर करके जिस स्ट्रांग रूम में रखा जाता है वहां पर भी प्रत्याशी के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये जिस तरीके की बेबुनियाद बातें हैं वो मुझे लगता है कि हाथ में आए अंगूर खट्टे वही दिखाई दे रहा है, और एक इस तरीके की राजनीति दिखाई दे रही है कि पूरा देश, और खास तौर पे उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो इनको यही बात समझ नहीं आ रही कि बहुत सारे क्षेत्र में मुसलमानों ने धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया है बल्कि अखंड भारत के नाम पर वोट दिया है। चलिए ठीक है, यह आपका तर्क है और तर्क में कई वजनदार बातें भी है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बहुत माहौल बनाया गया कि प्रियंका गांधी जी आएंगी, लेकिन प्रियंका गांधी जी अमेठी और रायबरेली तक न केवल सीमित रही बल्कि छोटा प्रचार किया। उतना बड़ा प्रचार भी अमेठी रायबरेली में नहीं किया जितना वो करती रही हैं। क्या 2018 तक ये एक्सपेक्ट किया जाए कि कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को खोने के लिए, राहुल गांधी जी के समर्थन के लिए प्रियंका गांधी जी को आगे लेकर आएंगे? दीपक, आज अभी परिणाम आ रहे हैं। 3 प्रांतों के परिणाम में से लगभग आ गए हैं। 2 प्रांतों के और अभी हम इंतजार कर रहे हैं, उनके रुझान काफी आ गए हैं।
आज ये बात करने का प्रश्न नहीं। जब भी इस बारे में पार्टी में निर्णय होगा हम सहर्ष आपको सूचित करेंगे। ठीक है, आपने ये कहा रणदीप जी कि आप जनमत का सम्मान करते हैं, आप बड़े ग्रेसफुली आपने एक्सेप्ट किया कि आपकी हार हुई है, लेकिन हार तो हुई है। उत्तर प्रदेश में आपका वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस पार्टी का। अमेठी और रायबरेली में भी मेरे ख्याल से आप मात्र 1 सीट जीत पाए हैं। तो आप ऐसी स्थिति में जहां पर सपा और कांग्रेस को मिलकर 62 मिल रहे हैं और कांग्रेस डबल डिजिट तक शायद नहीं पहुंच पाई है, अभी तक मेरे पास जो फैक्ट्स आए हैं उसके हिसाब से, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बीजेपी के लिए कितनी अलार्मिंग बेल है और कांग्रेस के लिए कितनी अलार्मिंग बेल है? दीपक भाई, कांग्रेस लगभग 12 सीटों पर आगे थी अभी जब मैंने चेक किया, पर वो नाकाफी है हमारे लिए। और मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम इस बात को लेकर चिंतित भी हैं और इस बात को लेकर सचेत भी हैं कि कांग्रेस अपनी उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने कहा हम सर झुकाकर लोगों का जनादेश स्वीकार करते हैं। हमारी कमियों को हम देखेंगे, हम देखेंगे कि कहां वो बात रह गई जहां हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। क्या हुआ कि नफरत और बंटवारा वो मंजिल पर पहुंचने का रास्ता बन गया और विकास की डोर कहीं छूट गई। आज शायद वो दिन नहीं, परंतु अगले दिनों में हम इस पर विचार करेंगे और हम सहयोग भी करेंगे भाजपा से विकास की एक नई राजनीति की शुरुआत करने की यूपी में। लेकिन आपने धीरे से आरोप भी लगा दिया कि नफरत और बंटवारे की राजनीति से वो जीते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है दीपक भाई कि कभी भी शमशान और कब्रिस्तान मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं हो सकते। वो अंतिम मंजिल होती है। मैं आपको ये बता दूं, भारतीय शास्त्रों में और मुसलमानों में भी शमशान और कब्रिस्तान इंसान की आखिरी मंजिल होती है। मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा, हालांकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर आप हिंदुस्तान की सभ्यता देखें तो आप और मैं तो क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता की धरती से आता हूं, तो जीवन और मरण तो चक्र है, आखिर में आपका कर्म सब कुछ है। इसलिए जीवन और मरण ये नाकाफी है। कर्म कहां ले जाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा था और हम ये देखेंगे आगे ये भी कहा था मां फलेषु कदाचन, कर्म करे जाओ फल की इच्छा मत रखो। टिकी रहे। नहीं रणदीप भाई, आपकी बात, राणा यशवंत बोल रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे लगता है गीता का फलसफा दुनिया का सबसे मैंने अच्छा मां फलसफा। फलेषु कदाचन नहीं कहा क्योंकि युग बदल गया है। नहीं रणदीप भाई, उस पर ध्यान नहीं। रणदीप भाई, अगर कर्मण्येवाधिकार अस्ते तो फिर राहुल गांधी के कर्म में क्या खोट? राहुल जी के कर्म में कोई खोट नहीं। कर्म हमारे लिए उपासना है, कर्म हमारे लिए प्रार्थना है और हम इसे और जोर से करेंगे और हमारी गलतियां सुधार कर हम लोगों के पास दोबारा जाएंगे, अपने आप को और शक्तिशाली करेंगे, लोगों की आवाज बनेंगे। भाजपा जो सही काम करेगी उसकी तारीफ करेंगे, जहां वो गलत चलेंगे हम उनकी प्रांतीय और केंद्रीय दोनों सरकारों के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे, क्योंकि एक जिम्मेवार विपक्ष भी प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष के जितना ही जरूरी है। ये आप कई बार कहते हैं, मैं आज आपका ध्यान उसी वाक्य की ओर आकर्षित कर रहा हूं। ठीक है, मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल, और लगता है कि मीनाक्षी जी से लाइव उड़ गया है, लेकिन बड़ी बात जो रणदीप भाई ने कही थी वो शमशान और कब्रिस्तान को लेकर कही थी। अगर बीजेपी का कोई बड़ा गेस्ट मेरे साथ जुड़ा तो मैं जरूर पूछूंगा कि क्या बंटवारे की और डिवीजन की पॉलिटिक्स बीजेपी ने करी है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी भी, और उनसे अब सीधे बात करते हैं। उमा भारती जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो इस जीत की। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं बड़े सारे कि आप गंगा की सफाई कराते कराते अब उत्तर प्रदेश में सफाई करने पहुंचने वाली है। कहीं ये तो नहीं कि आप गंगा की सफाई को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाए मुख्यमंत्री बनकर, क्योंकि आप झांसी से ही सांसद हैं और उन चेहरों में शामिल है जिनको उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किया गया था जब बीजेपी ने कहा था कांग्रेस को ये साथ पसंद है और बीजेपी को ये साथ पसंद है। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किया गया था जब बीजेपी ने कहा था कांग्रेस को ये साथ पसंद है और बीजेपी को ये साथ पसंद है। दीपक, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे कही है। मेरा इन 2.5 सालों में मोदी जी ने गंगा पे इतना सपोर्ट किया है
और गंगा इतना महत्वपूर्ण है, वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है और पूरा संसार उसको अपनी माँ कहता है। ये तो राहुल ने अपना बहुत हल्कापन दिखाया, जिसकी सजा भी उन जैसे लोगों को मिल गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गुजरात के लोग यहाँ से कहाँ से गंगा को माँ कहने के लिए आ गए। गंगा को तो पूरा संसार माँ कहता है। उस माँ की स्वच्छता के लिए मोदी जी ने मुझे पूरा सपोर्ट दे रखा है। मुझे गंगा के अलावा कुछ नहीं सोचता। उत्तर प्रदेश की सफाई जरूर होगी, वहां का अपराध भी हटेगा, भ्रष्टाचार भी घटेगा, विकास होगा और वो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो करेगा। लेकिन मैं कहीं से भी दूर दूर तक उसमें रुचि नहीं रख रही हूँ। आपको मेरी व्याकुलता पता है। दीपक, मैं आपके न्यूज चैनल पे आई थी, मैं गंगा के ही बारे में बात कर रही थी। मैं तो गंगा के लिए ही जी रही हूँ, गंगा के लिए ही मरूंगी। मुझे और किसी चीज में रुचि नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं उमा जी कि ऐसा क्या फैक्टर्स थे जिसके चलते, क्योंकि आपने बड़ा लंबा कैंपेन किया उत्तर प्रदेश में, हर चरण के चुनाव में कैंपेन किया, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनके चलते इतना भारी मैंडेट मिला है बीजेपी को? क्योंकि 315 सीटों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके पीछे कारण बहुत पहले शुरू हो गए थे। भारत में कांग्रेस का धीरे धीरे तिरोहन होने लगा था। भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के लिए लोगों ने बातें करी, राजनीति करी, लेकिन गरीबी में से निकला हुआ एक मसीहा प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पहली बार किसी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने प्रस्तुत किया। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया। नरेंद्र मोदी की बैकग्राउंड थी गुजरात के विकास की, गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर की, गुजरात की महिलाओं की सुरक्षा की। उसके कारण एक बैकग्राउंड बनती गई, जिसके कारण जितनी अच्छी चीजें थी वो सब, चाहे वो समाजवादी विचारधारा की हो, चाहे साम्यवादी विचारधारा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो सब दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद में समाहित रही हैं। उनको ठीक तरीके से मोदी जी ने पकड़ा। उसकी गवर्नेंस उन्होंने गुजरात में भी करी, उसी पे गवर्नेंस उन्होंने देश में करी। इसलिए यूपी में वो माहौल बन गया और ये माहौल पूरे देश में बनेगा, अभी आगे और बनेगा। 2019 के चुनाव में लोकसभा में हम और ज्यादा सीटें लेके आएंगे। उमा जी, अभी अभी कांग्रेस के जो सीनियर प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को पूरा सहयोग करते हैं, पर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो विभाजन की, वो डिवीजन की, वो कसाब की और वो कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति नहीं करेंगे। तो क्या वाकई ने बीजेपी ने डिवाइड करके, जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण करके इस चुनाव में 315 सीटें पाई हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स करके? मुझे लगता है कि जिस तरह से रणजीत बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, उस समय पे मैं आ गई थी यहाँ पे आपके कैमरे के सामने। जो बड़ापन, जो गरिमा उन्होंने दिखाई इस हार को स्वीकार करते हुए, अगर राहुल में जरा भी संस्कार और समझ होते तो इतनी भद्द तो ना पिटती कांग्रेस की। और अखिलेश की भी भद्द राहुल के कारण ज्यादा पिट गई है। हमने कोई डिवाइड नहीं किया है। अगर हमने तो एक डिवाइड की तरफ इशारा किया कि इस डिवाइड को खत्म करना है। हमने ये कहा कि कब्रिस्तान और शमशान में भेद नहीं करना चाहिए। हमने भेदभाव मिटाने की बात कही है और इसलिए बहुत अच्छा है अगर ये लाइन कांग्रेस पकड़ गई तो थोड़े बहुत बचे रहेंगे। हमने कोई डिवाइड की पॉलिटिक्स नहीं की, हमने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की। हमने गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को मिटा देने की बात कही और उस दावेदारी पर लोगों ने विश्वास कर लिया। विश्वास की पॉलिटिक्स की है हमने। ठीक है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी कितने बड़े फैक्टर रहे हैं इस बात के कि अखिलेश को मात्र 50 सीटें मिल पाई, सिर्फ 50 सीटें जो 226 सीटों पर थे? क्या है कि अब राहुल गांधी कोई फैक्टर ही नहीं है, बल्कि कुछ नेगेटिव उनसे हो सकता है। जैसे उनका मोदी जी को कहना कि ये गुजराती कहां से आ गए यहाँ गंगा को अपनी मां कहते हुए, ये सब चीजें लोगों को अच्छी नहीं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो कहीं ये गब्बर बन जाएंगे। एक इतने बड़े खानदान के हैं राहुल, जो मोतीलाल नेहरू से जिसकी परंपरा शुरू हुई है देश के लिए लड़ने और मरने की, वो परंपरा धीरे धीरे धुंधली पड़ गई राजीव जी के निधन के बाद में। अगर वो उस परंपरा की सुगंध को, संस्कार को कायम रखते तो वो ठीक लगता, लेकिन वो सारी चीजें कहीं पीछे छूट गई और वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के आए हैं जो गैर जिम्मेवारी दिखाते हैं। बूढ़े हो गए लगभग, लेकिन अपरिपक्वता दिखाते हैं। लोग उनको राहुल बाबा कहते हैं। ये सबके कारण वो तो हल्के पड़ी है, उनके बगल में जो खड़ा होता वो माइनस हो जाता है। इसलिए अखिलेश को नुकसान होना ही था जो नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा गहराई से नुकसान हो गया क्योंकि वो राहुल के बगल में खड़े हो गए। अखिलेश का बहुत बुरा हाल होना है। मैं आपको कह सकती हूँ कि कांग्रेस देश से साफ हो गई और समाजवादी पार्टी आगे भविष्य के लिए भी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल,
चूंकि अब मौका है, एक बार कल्याण सिंह की लीडरशिप को प्रोजेक्ट किया गया बीजेपी में, चूंकि वो एक गैर यादव ओबीसी थे, लोथ कम्युनिटी से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आप आती हैं, उसके चलते उन्होंने एक बड़ा जनाधार बनाया। क्या आप मांग करेंगी या आपका मत होगा पार्टी के अंदर कि एक एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट या ओबीसी यानी ऑफिशियल बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि 42% उनकी वोटिंग थी और सभी ने एन मास बीजेपी को वोट किया है? अभी मैं एक बात कहूंगी तो आप उसको ना ठीक से ही लेना। जी, बिल्कुल। हमारे देश में गांधी ने दलितों की राजनीति की, लेकिन वो दलित वर्ग में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन दलितों की समस्याओं की तरफ ध्यान और उनका निदान वो गांधी ने किया। अमित शाह पिछड़े वर्ग में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन अमित शाह को सोशल इंजीनियरिंग की समझ बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि मोदी का व्यक्तित्व, लेकिन जैसा मोदी हमेशा कहते हैं ना कि हवा होती है, लेकिन साइकिल के टायर में हवा डालने का प्रयास करना पड़ेगा ना, हवा अपने आप नहीं जाएगी टायर में। इसी तरह से जनता हमारे साथ होती है, लेकिन उस हवा को फिर टायर में डालना, यानी पोलिंग बूथ में वोट में डलवा देना, उसके लिए जो सोशल इंजीनियरिंग की समझ अमित शाह को है और जो संवेदना है गरीबों और पिछड़ों और दलितों के लिए, इसलिए मुझे उन्हें कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है। अमित शाह कोई गलत डिसीजन नहीं करेंगे, मेरा अमित शाह पर बहुत भरोसा है। चलिए उमा जी, आप जुड़िए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर जीत की बधाई हो उमा भारती, जिन्होंने जो एक स्टार कैंपेनर थी भारतीय जनता पार्टी की, हमसे बात करते हुए। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक की बेहद